हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 यूनिट 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यानी कि जो बंदा जहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और रिटर्न में कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करता है उसे बोलते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमें क्या बताता है कि ये हमारा किस टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन्वेस्टमेंट्स का, और हम किस टाइप से रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग treatment of investments in the financial statements of the enterprise। तो क्या देखा हमने, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किस चीज़ से डील कर रहे हैं कि हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट्स का, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज के। यानी कि जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे किसी भी एंटरप्राइजेस के, तो हमें दिखाना होगा कि किस टाइप से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, किस चीज़ पे वैल्यू रिकॉर्ड की जा रही है और हम किस टाइप से उसको शो कर रहे हैं। अब आते हैं हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है। तो हेडिंग डालेंगे इन्वेस्टमेंट्स, और इसमें लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स held by an enterprise for earning income। ये क्या है हमारी, ये हमारी एसेट्स हैं, किस लिए हेल्ड करी जाती है एंटरप्राइजेस के द्वारा, टू अर्न इनकम। आगे लिखते हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और रेंटल्स फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर other benefits to the enterprise। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये क्या है, एसेट्स है जो कि हेल्ड करी जाती है एंटरप्राइजेस के पास फॉर अर्निंग इनकम। और ये इनकम किस तरीके से हो सकती है, या तो हमारी डिविडेंड इंटरेस्ट हो सकता है या फिर हो सकती है हमारी रेंटल्स। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन में क्या, जैसे हमारी एसेट साइड बढ़ रही है तो हम क्या देखते हैं, हमारे बेनिफिट हो रहे हैं, और ये बेनिफिट किसके लिए होता है, एंटरप्राइज के लिए। और एक बात और यहाँ पे, स्टॉक इन ट्रेड is not investment। यानी कि यहाँ पे स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड हमने पहले ही पढ़ रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, ये हमारा कहा जाता है इन्वेंट्रीज। स्टॉक एंड ट्रेड हमारा पार्ट होता है इन्वेंट्रीज का। अब हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ को डील करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ कवर नहीं करता। तो इसके लिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद, तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट। और ये पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। ये यहाँ कवर नहीं होता, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, ये कहाँ कवर होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस, एंटरप्राइज। इसका भी अपना खुद का एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ये भी इसमें कवर नहीं होता। और लास्ट म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा। इन सब का अपना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर नहीं होते। ये होती है हमारी वो चीज़ें जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं की जाती हैं। अब देखते हैं हमारे कितने टाइप्स के, कितने फॉर्म्स के हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये इसके 4 फॉर्म होते हैं। तो इसका पॉइंट ए लिखेंगे हम, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस रहती है, और वो कौन कौन से होंगे हमारे? जैसे कि हमारी लैंड, हमारी बिल्डिंग। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले हमारे इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो कि हमारे टेंजिबल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हो जाएंगे हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले इन्वेस्टमेंट्स। लैंड और बिल्डिंग इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। और इसमें क्या आ जाते हैं हमारे? जैसे कि हमारे शेयर्स और हमारे डिबेंचर्स। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर सी, हैविंग एक्टिव मार्केट। हमारा एक्टिव मार्केट वो होता है जहाँ पे हम अपनी फेयर वैल्यू किसी भी शेयर्स की, किसी भी डिबेंचर्स की, लैंड की, बिल्डिंग की, यानी कि कहीं भी हमारी किसी भी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं और उसकी फेयर वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा एक्टिव मार्केट, जहाँ पे हर टाइम चेंजेस आते रहते हैं किस चीज़ में? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स में। तो यहाँ लिखेंगे हम फेयर वैल्यू कैन बी easily determined। तो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्टिव मार्केट। और एक किसी का उल्टा होता है नो एक्टिव मार्केट। और इसका एग्जाम्पल होगा बिटकॉइन। ये है इसका एग्जाम्पल। और इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? फेयर वैल्यू कैन नॉट बी easily determined। कि इसकी फेयर वैल्यू हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा बिटकॉइन। और हैविंग एक्टिवेट मार्केट हमारा वो हो जाएगा जहाँ पे हम सेबी का एग्जांपल दे सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने इजीली अपने शेयर्स की वैल्यू, अपने डिबेंचर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि हमारी फेयर वैल्यू क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे फेयर वैल्यू, और इसमें लिखेंगे, वैसे फेयर वैल्यू सबको पता होगा, फेयर वैल्यू होती है हमारी किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में आज उसकी क्या वैल्यू चल रही है। तो इसमें लिखते हैं हम फेयर वैल्यू इज़ द अमाउंट
for which an asset could be exchanged between a knowledgeable willing buyers and a knowledgeable willing seller in an arm's length ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब देखते हैं हम, इसमें क्या दे रखा है कि फेयर वैल्यू क्या होती है, एक ऐसी अमाउंट जो कि क्या होती है एसेट्स की, जो कि हम एक्सचेंज करते हैं किसके बीच में, नॉलेजेबल विलिंग बायर्स में और नॉलेजेबल विलिंग सेलर के बीच में। और यहाँ पे आर्म्स लेंथ का मतलब होता है यानी कि बिना किसी बाइजनेस के, विदाउट एनी बाइजनेस। यानी कि हम कोई भी अगर एसेट्स अपनी एक्सचेंज कर रहे हैं, किस किस के बीच में कर रहे हैं, किसी नॉलेजेबल बायर के बीच में और नॉलेजेबल सेलर के बीच में, वो भी बिना किसी बाइजनेस के, तो वो क्या होती है हमारी फेयर वैल्यू यानी कि हमारी मार्केट वैल्यू। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसी में अब हम लिखेंगे इट कुड बी NRV और मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू के हम और क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाया कि फेयर वैल्यू को और क्या क्या बोल सकते हैं, या तो NRV और या मार्केट वैल्यू। जहाँ भी हम अगर किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे NRV या मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी हमारी फेयर वैल्यू। अब हम देखते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन किस टाइप से होती है इन्वेस्टमेंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारी वो होती है जो मोर देन 12 मंथ्स चलेगी, और करंट इन्वेस्टमेंट हम इसलिए लेते हैं कि हम विद इन 12 मंथ्स उसे सेल आउट कर देंगे, उसे बोलते हैं हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो पॉइंट नंबर ए डाल के हम सबसे पहले लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। करंट इन्वेस्टमेंट्स इसमें क्या दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट वो जो हम विद इन 12 मंथ्स हम उसे सेल आउट कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा टाइम तक दिखती ही नहीं है, जल्द से जल्द आएगी और जल्द से जल्द चली जाएगी, ये हो जाएगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। इसे लिखते हैं हम रेडिली रिलाइजेबल एंड इज intended to be held for not more than 1 year। अब लिखते हैं हम हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लॉन्ग टर्म, इसका एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, investments other than current investments, यानी कि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है वो हमारी हो जाएंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब हमने देख लिया कि क्लासीफाई इसको कैसे करते हैं, दो पार्ट्स में करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। हमें वैल्यूएशन भी तो निकालनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और ये भी हमारी दो पार्ट में करी जाएगी,
क्योंकि हम जैसे कैलकुलेट करते हैं अपना करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो दोनों को अलग अलग चीज़ों पे मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, और होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? जब भी हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी वैल्यू लिखनी होगी तो हम करंट इन्वेस्टमेंट में क्या देखेंगे, जो हमारी कॉस्ट है या फिर जो हमारी फेयर वैल्यू है, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये हो जाएगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे हम एट कॉस्ट ऑलवेज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी जो कैलकुलेट होगी वो होगी कॉस्ट पर, और करंट इन्वेस्टमेंट हमारी रिकॉर्ड होगी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब हम इसमें एक बात और लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट में, एनी रिडक्शन इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इसको हम ऐसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेके, अगर हमारी कॉस्ट दे रखी है हमें 100 और फेयर वैल्यू दे रखी है हमें 90, तो इन दोनों में से क्या देखेंगे हम अपनी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए? लोअर। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? हमारा फेस वैल्यू। तो हम बैलेंस शीट में जो दिखाएंगे अपना, वो तो दिखाएंगे 90, लेकिन हमारी कॉस्ट से कितना कम आ रहा है? 10। तो यहाँ पे हम बनाएंगे P&L अकाउंट और उसमें दिखाएंगे हम 10 का लॉस। ऐसे ही इसमें अगर हमारा एग्जाम्पल हो, हमारी कॉस्ट है हमारी 100 और जिसकी फेयर वैल्यू है 120, तो अब भी हम क्या करेंगे, लोअर वाला लेंगे और बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे हम? 100 उसकी कॉस्ट। अब यहाँ पे हम जो डिफरेंस आ रहा है वो P&L में चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट पे ही वैल्यू रिकॉर्ड होती है, और अगर हम कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू पे अपनी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं उसका डिफरेंस आता है P&L में। लेकिन जहाँ भी हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, हम कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था कि हमारी जितनी भी चीज़ वैल्यू रिकॉर्ड होती है वो किस पे होती है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। अब इसी में एक बात और लिखेंगे हम यहाँ पर, if there is a decline in value, यानी कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, और इसका रीज़न क्या है? अदर देन टेम्परेरी, यानी कि परमानेंट नेचर का चेंज आ रहा है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे? देन प्रोविजन for this decline is made and charged to profit and loss account। इसका एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे हमारी कॉस्ट दे रखी है हमें 100 और इसमें एक परमानेंट चेंज आया जिसकी वजह से कॉस्ट हो गई हमारी 40। अब क्या हो गया, हमारी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारी कॉस्ट में? 60 रुपीज़ का। तो ये 60 रुपीज़ क्या करेंगे हम? ये चार्ज करेंगे हम अपने P&L में 60, और हम बैलेंस शीट में क्या वैल्यू शो करने वाले हैं? 40। जहाँ पहले हमारी बैलेंस शीट में 100 शो होती थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अब क्या शो हो रही है? वो 40। अब वो हमने चेंज किस लिए करा? अब यहाँ पे इसलिए चेंज करा क्योंकि यहाँ पे हमारा अदर देन टेम्परेरी रीज़न था, यानी कि परमानेंट रीजंस की वजह से। हम यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर देन टेम्परेरी की जगह परमानेंट चेंज। यानी कि अगर हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में परमानेंट चेंज आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे हम उस परमानेंट चेंज को, और जितना डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ लेके जाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम देखते हैं हमारी कॉस्ट क्या होती है। इसका फॉर्मूला है एक्विजिशन प्राइस प्लस ब्रोकरेज
प्लस फी या फिर ड्यूटीज़ एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट। और एक स्टार लगा के पॉइंट लिखते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट विल रिड्यूस इट। यहाँ पे क्या दे रखा है, जब हम कहीं किसी से इन्वेस्टमेंट सेल या परचेज करते हैं, जिस बंदे ने परचेज की होती है दूसरे बंदे से, तो क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट ना हमें मिड टर्म में भी मिलता है, यानी कि पूरे 1 साल की जगह हमारी कंपनी क्या करती है, हमें मिड टर्म में भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है और डिविडेंड देती है। और क्या होता है, अगर उस मिड टर्म में कोई किसी से शेयर सेल या परचेज कर रहा है तो परचेज करने वाले को मिड टर्म में सारा का सारा डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन जिस बंदे ने हेल्ड कर रखे थे जितने टाइम पीरियड के लिए हमें उसे देना पड़ता है, और उस चीज़ को बोलते हैं हम यहाँ पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये आने वाले क्वेश्चंस में आएगा, हम जब देखेंगे इसे और क्लियरिटी से कैसे कैसे होता है ये। और अब इसी चीज़ से रिलेटेड जो अभी हमने यहाँ पढ़ी है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एट कॉस्ट। तो इसके इलस्ट्रेशंस करते हैं हम। तो हम देखते हैं हमारा पहला इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 1 क्या कहते हैं। एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। ओके, हमें यहाँ पे कॉस्ट बता रखी है हमारी 2 लाख रुपए की है। उसके बाद द पब्लिश्ड account of the unlisted company received in May 2001 showed that the company was incurring cash losses with declined market share and the long-term investment may not fetch more than 20,000. Okay. How will you deal with this in preparing the financial statement of Art Limited for the year ended 31st March 2001? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बता रखे क्लियरली कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो कितनी फैच कर रही है, ओनली 20,000, और ये एक परमानेंट टाइप का हमारा डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट हमारी पहले इन्वेस्टमेंट्स को शो कर दी थी 2 लाख रुपीज़ पर, अब उसमें क्या हो रहा है, परमानेंट डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि अब हम कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, 20,000 पे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,80,000 और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1,80,000। और इस 1,80,000 को हम कहाँ शो करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,80,000 की तरह। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या बता रखा था, इसमें हमें हमारी कॉस्ट बता रखी थी, हमें बता रखा था एक परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है 20,000 रुपीज़ का। तो पहले जहाँ हम बैलेंस शीट में अपनी इन्वेस्टमेंट 2 लाख शो करते थे, अब क्या शो करेंगे 20,000, और जितना उसका डिफरेंस आ रहा है 1,80,000, उसको कहाँ शो करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 2। X Limited on 1st January 2001 had made an investment of 600, okay, 600 lakh in the equity share of Y Limited, of which 50% is made in long term category and the rest is temporary investment. Temporary यानी कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो हमें ये क्या बता रहा है, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी है, तो ये क्वेश्चन में हमें बता रहा है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है 50% ऑफ 600। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 300 लैक्स, यानी कि ये हो गई इसकी वैल्यू 300 लैक्स। और इसमें क्या लिख रहा था, रेस्ट आर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स, और वो कितनी हो गई 300 लैक्स। और ये हमारी क्या दे रखी है, हमारी कॉस्ट। ओके, तो इसमें हमें यहाँ क्या दे रखा था, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31st मार्च 2001 बिकम 200 लाख, यानी कि हमारी कितनी वैल्यू कम हो गई इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से भी 200 कम हो गई और इसमें से भी 200 कम हो गई। तो हमारे पास अब इनकी वैल्यू क्या आ गई, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वैल्यू इज नॉट टेम्परेरी इन नेचर, यानी कि क्या हो रहा है, एक परमानेंट चेंज। और परमानेंट चेंज आते हैं तो क्या करते हैं हम,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो अब हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 lakhs। सेम हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 lakhs। और ये हम कहाँ शो करेंगे अपना बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 100 lakhs और करंट इन्वेस्टमेंट 100 lakhs। और ये जो हमारा डिफरेंस आया था, ये जो हमारी रिलाइजेबल वैल्यू थी 200 की, इसको हम कहाँ शो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 100 लाख लॉन्ग टर्म के और 100 करंट इन्वेस्टमेंट्स के। ओके, इलस्ट्रेशन 2 खत्म हुआ। अब आते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 क्या बताते हैं हमारा, मेसर्स इनोवेशन गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2003। ओके, जिसकी कॉस्ट है 2,50,000, यानी कि शेयर्स जिनकी कॉस्ट है 2,50,000। फिर गोल्ड में 4 लाख और सिल्वर में 2 लाख। ओके, ऑन 1 March 2001 मार्केट वैल्यू ऑफ 31 March 2004 ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलो। यानी कि ये हमारी क्या हो गई मार्केट वैल्यू। शेयर्स की कितनी हो गई 2,25,000, गोल्ड की हो गई 6 लाख और सिल्वर की हो गई 3,50,000। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ अबव इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेसर्स इनोवेटिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2004 एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, ये हमें याद करना पड़ेगा कि हमारे जब भी शेयर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो कि ये लॉन्ग टर्म है या करंट है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, तो शेयर्स को मान लेंगे हम करंट इन्वेस्टमेंट्स। और जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी गोल्ड और सिल्वर में होती है उसे मान लेंगे हम हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और इसमें अभी हमने पढ़ा था कि हम करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अगर हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है तो फेयर वैल्यू या फिर कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने शेयर्स के लिए। शेयर्स के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर दिस। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे 2,25,000। तो हमने क्या देखा था, हमारे करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे, अगर हम कॉस्ट को छोड़ के फेयर वैल्यू लेते हैं तो हम जो डिफरेंस आता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा 25,000 का। तो ये अमाउंट शो होगी हमारी बैलेंस शीट में और यहाँ पे 25,000 शो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,25,000। ओके, अब वैल्यू लिखते हैं हम गोल्ड की। इसमें क्या पढ़ा था हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जो हमारी वैल्यू होती है कॉस्ट की इसमें विच एवरेज लोअर वगैरह कुछ नहीं था, तो हमारी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। गोल्ड रिकॉर्ड होगा 4 लाख पे और सिल्वर रिकॉर्ड होगा 2 लाख पे। तो जो वैल्यू होगी बैलेंस शीट में गोल्ड की और सिल्वर की वो होगी 4 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे गोल्ड में या सिल्वर में, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमने ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया है कि हम किस टाइप से वैल्यूएशन करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। रीक्लासिफिकेशन मतलब या तो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर हमारी करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं हम रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर ऐसा होता है तो यानी कि इसका भी एक ट्रीटमेंट होता होगा कि हमें किस वैल्यू पे अपनी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इसमें अब हम पहला केस लिखेंगे अपना, जब लॉन्ग
टर्म इन्वेस्टमेंट किस में कन्वर्ट हो रही है हमारी, करंट इन्वेस्टमेंट में। तो हम उसकी वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट में या फिर बुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर। अगर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रही है तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमारी कॉस्ट या फिर हमारी कैरिंग अमाउंट या फिर हमारी बुक वैल्यू, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट में। अब सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी करंट इन्वेस्टमेंट किस में चेंज हो रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। अगर हमारी करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रही है तो हम क्या देखते हैं, हमारी करंट इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है या हमारी फेयर वैल्यू है, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि हम अपने कहाँ शो करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इसका भी एक इलस्ट्रेशन है, वो देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 में क्या दे रखा है हमें कि एक ABCD लिमिटेड है वांट्स टू रीक्लासीफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, डिसाइड एंड स्टेट ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम इसका पहला पॉइंट देखेंगे, पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज 20 लाख। ठीक है, यानी कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 20 लाख है, वी रीक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म। करंट इन्वेस्टमेंट किस में बदल गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, एज द कंपनी हैज डिसाइड टू रिटेन देम, द मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। ये थी हमारी कॉस्ट और इसकी मार्केट वैल्यू है 25 लाख। अब हमने क्या देखा था, जब हमारी करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रही है, करंट लॉन्ग टर्म में हो रही है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब इन दोनों में से क्या लोअर है, 20 लाख, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ये वैल्यू शो होगी हमारी बैलेंस शीट में। अब क्योंकि हमने कॉस्ट वाली वैल्यू ली है तो यहाँ पे हमें P&L में कुछ भी शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि जिसकी कॉस्ट है 15 लाख, टू बी रीक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म। फिर से करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में जा रही है हमारी, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जिसकी कॉस्ट 15 लाख है और जिसमें हमें बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, 6.5, यानी कि हमारी कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू मान लेंगे इसे, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 6.5 लाख। तो वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में शो होनी है वो तो होगी 6.5 लाख, लेकिन अब यहाँ पे हमने कॉस्ट नहीं ली, यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू ली, कैरिंग अमाउंट वाली। तो जो इसका डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 माइनस 6.5 लाख, 8.5 लैक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसिडर फॉर होल्डिंग पर्पस। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट इन्वेस्टमेंट्स में। और इसमें क्या था हमारा, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रिक्लासीफाइड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट द ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है हमें 18 और रिटन डाउन वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट हमें दे रखी है 12। तो इसमें से विच एवर इज लोअर, तो कौन सा हो जाएगा, 12, जो कि कहाँ शो करेंगे हम, बैलेंस शीट में। अब क्योंकि हमने कॉस्ट नहीं ली, हमने दूसरी अमाउंट ली है, कैरिंग अमाउंट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि होगा 6। क्लियर, तो हमने इलस्ट्रेशन 3 भी कर लिया, इसके तीनों पॉइंट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वांट्स टू रीक्लासीफाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये रीक्लासीफाई कर रहा है किस में, इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिवाइज स्टेट द वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रीक्लासीफाइड इन द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, लॉन्ग टर्म कहाँ जा रही है, करंट इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है कंपनी ए की, जिसकी कॉस्ट है 8.5 लाख, reclassified as current. The company had reduced the value of these investment to 6.5. Recognize other than temporary decline. Other than temporary मतलब परमानेंट। अब हम इसकी कॉस्ट क्या कंसीडर करेंगे, 8.5 नहीं, अब हम कंसीडर करेंगे 6.5। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमारी फेयर वैल्यू 6.8, लिख देंगे फेयर वैल्यू 6.8। अब जो हम कंपेयर करेंगे ना कॉस्ट में और फेयर वैल्यू में, तो वो अमाउंट लेंगे हम ये और ये, विच एवर इज़ लोअर। तो हमें पता है हमारी कॉस्ट लोअर आ रही है, तो यहाँ पे केस 1 में जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेगी वो होगी हमारी 6.5। अब आते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ इन ए कंपनी बी कॉस्टिंग 7 आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट इन्वेस्टमेंट में, जिसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 7, फेयर वैल्यू दे रखी है 8 और बुक वैल्यू दे रखी है हमें 7। तो हम क्या देखेंगे, अपनी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में से विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ हम देखेंगे अपनी कॉस्ट में से और फेयर वैल्यू में से विच एवर इज़ लोअर, जो कि है हमारी कॉस्ट। तो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में किस अमाउंट से शो करेगी, 7 लैक्स। अब आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या देखा है, करंट इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लाख आर टू बी रीक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। यहाँ क्या हो रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है हमारी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनने, जिसकी हमें कॉस्ट दे रखी है 10 और जिसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें 12। तो हम क्या लेंगे, विच एवर इज़ लोअर। तो हमारी बैलेंस शीट में हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी 10 लैक्स। सबसे इजी क्वेश्चन था ये अभी तक। यहाँ पे सारी अमाउंट कहाँ गई है, बैलेंस शीट में कोई भी अकाउंट हमने पीएनएल का नहीं खोला और ना ही कोई अमाउंट ट्रांसफ़र की। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस किस टाइप के हमारे डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है, तो लिखेंगे हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें पहला पॉइंट डालेंगे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड फॉर वैल्यूएशन कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमने यूज़ करी है किसको, वैल्यू करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अमाउंट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रेंटल्स एक्सेट्रा। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है कि हमने कौन कौन से अमाउंट इंक्लूड करे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी हमें शो करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने अमाउंट इंक्लूड करा प्रॉफिट एंड लॉस में किस चीज़ का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड्स का या रेंटल्स का, ये भी हमें इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हमें हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है हमें किस चीज़ पे, हम डिस्पोज कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को, यानी कि हम सेल आउट कर रहे हैं और उस पर अगर हमें कोई प्रॉफिट या फिर कोई हमें लॉस हो रहा है तो वो भी, उसकी वैल्यू भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ
कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कोटेड और अनकोटेड, यहाँ पे क्या दे रखा है, एरो बना के लिखते हैं पहले। कोटेड का मतलब इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज listed or recognized in stock exchange। यानी कि अगर हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट या हमारी कोई भी सिक्योरिटीज़ कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो हो जाएगी कोटेड, और जो नहीं है वो हो जाएगी अनकोटेड। तो इसमें जितना भी अमाउंट हमारा एग्रीगेट अमाउंट होगा वो हमें डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एनी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। या कोई अलग रिक्वायरमेंट है जो हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी है, तो हमें वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब लिखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स। और इसमें क्या लिखेंगे हम कि हमारी कंपनी किस किस में इन्वेस्ट करती है, या तो डिबेंचर्स या फिर शेयर्स। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, या फिर कहाँ होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब हमें पता है कि डिबेंचर्स में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, यानी कि हर साल हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे डिबेंचर्स का क्या होता है, रेट फिक्स होता है। और शेयर्स में क्या होता है, हमारा हमें मिलता है डिविडेंड इनकम, जो कि कभी भी फिक्स नहीं रहती। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। हम जो कैलकुलेशन करेंगे और जिसका ट्रीटमेंट सीखेंगे वो होंगे डिबेंचर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, हेडिंग डाल लेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 में और लास्ट होता है 31 मार्च 2024 में। अब कंपनीज क्या करती हैं, पूरे साल का डिविडेंड एक साथ देने की जगह वो मिड में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं, और जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। तो मिड में ले लेते हैं 30 सितंबर 2023, जिस टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट डिक्लेयर करा, और 31 मार्च में भी इंटरेस्ट डिक्लेयर करा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कंपनी ने आधा, और यहाँ इस 6 मंथ्स वाले पार्ट में आधा आधा डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब कोई बंदा है यहाँ पर 31 अगस्त को उसने सेल करे हैं, यानी कि मिस्टर ए है कोई हमारा, उसने अपने डिबेंचर्स किसे सेल आउट कर दिए, मिस्टर बी को। मिस्टर ए होल्ड करता था 1000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच। तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस 31 अगस्त में मिस्टर बी ने वो परचेज कर लिए, तो ये जो 30 सितंबर को मिलने वाला इंटरेस्ट है ये किसे मिलेगा, अब मिस्टर बी को, क्योंकि 31 सितंबर तक ये डिबेंचर्स किसके नाम पे अलॉट हो गए थे, मिस्टर बी के नाम पे। अब मिस्टर ए के पास जो डिबेंचर्स थे वो थे 10% डिबेंचर्स, तो उन पे इंटरेस्ट कितना मिलना था, 10% के रेट से। अब हम देखें
मिस्टर ए ने कितने टाइम के लिए होल्ड करे थे ये वाले डिबेंचर्स? 5 मंथ्स के लिए। और मिस्टर बी के पास कितने टाइम पीरियड के लिए रहे? 1 मंथ के लिए। अब क्या करेगा, जब मिस्टर ए मिस्टर बी को अपने ये वाले सारे डिबेंचर्स बेच देगा तो मिस्टर बी को उसे कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी? 1,00,000 रुपीज़। लेकिन जितने टाइम पीरियड के लिए ए ने इस डिबेंचर्स को होल्ड कर रखे थे यानी कि 5 मंथ के लिए, तो इतना इंटरेस्ट तो इतना इंटरेस्ट कौन, मिस्टर ए मांगेगा किससे? मिस्टर बी से। और मिस्टर बी कितना होल्ड कर सकता है सिर्फ उसका इंटरेस्ट? 1 मंथ का। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से अपने डिबेंचर्स परचेज करता है या सेल आउट करता है, तो जो बंदा परचेज कर रहा है उसे एक तो परचेज अमाउंट यानी कि जो फेयर वैल्यू पे होती है हमारी 1000 डिबेंचर्स 100 ईच यानी कि 1,00,000 रुपीज़, और जितने टाइम पीरियड के लिए पहले वाले बंदे ने हमारे डिबेंचर्स होल्ड कर रखे होते हैं उसको उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट भी मिलेगी। यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसको? 1,00,000 पर 10% और 5 मंथ्स के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 4167। अब मिस्टर बी टोटल अमाउंट जो मिस्टर ए को पे करेगा इन डिबेंचर्स की वो होगी 1,04,167। और जो बी को मिलेगा हमारा इंटरेस्ट वो होगा सिर्फ 1 मंथ का, जो कि कैलकुलेट होगा ऐसे। ये होगा वो अमाउंट जो हमारे मिस्टर बी को मिलेगा। लेकिन जब हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर बी, तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 1 लाख की उसे इन्वेस्टमेंट मिली। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कितना था? 4167 टू बैंक अकाउंट 1,04,167। अब ये जो इन्वेस्टमेंट मिली है ये क्या हो जाएगी हमारी? एसेट्स। और ये जो इंटरेस्ट हमने दिया है ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपेंस। यानी कि हमारे पास है टोटल टू बैंक, यानी कि इतना कैश हमारे पास गया है आउटफ्लो। ये जो एंट्री करेंगे हम ये करेंगे जिस टाइम हमने परचेज़ किया है अपने डिबेंचर्स को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने परचेज़ करते टाइम तो हमने हिसाब लगा लिया था कि हमें इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि हमें किसे पे करना है? 5 मंथ्स का, मिस्टर ए को। अब जिस दिन उसे इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलेंगे, जिस दिन उसे इंटरेस्ट के पैसे मिलेंगे, यानी कि इंटरेस्ट के पैसे कब मिल रहे हैं उसे? 30 सितंबर में। तो 30 सितंबर को वो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यानी कि जब कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी तो वो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देगी? कंपनी तो पूरे 6 महीने का ही इंटरेस्ट देगी, क्योंकि उस टाइम पे 31 सितंबर के टाइम पे कौन रजिस्टर्ड है डिबेंचर्स के नाम पर? मिस्टर बी। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे वो मिलेगा पूरे 6 महीने का 5,000। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट डेबिट किया था, यहाँ किया था क्रेडिट, यानी कि 5,000 हमें रिसीव हुआ और जो कि हमने क्या करा उसमें से 5 मंथ्स का किसे दे दिया? मिस्टर ए को। यहाँ ऑलरेडी ये एंट्री सेट ऑफ कर दी गई इंटरेस्ट के अमाउंट को। डेबिट में दे रखा है हमें 4167 और क्रेडिट में दे रखा है 5,000। तो बेसिकली हमारे मिस्टर बी को 30 सितंबर को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 833। एक बार इसका फिर से देखते हैं। 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे क्या होता है, साल के मिड में भी कंपनी डिविडेंड या डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हमें अलॉट करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 सितंबर में भी कंपनी ने इंटरेस्ट रिलीज़ किया होगा। और इंटरेस्ट कब रिलीज़ किया होगा? 31 मार्च 2004 में। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंपनी 6 मंथ्स के गैप पे
अपने डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है 6 मंथ्स के गैप पे। और अगर वहीं इस 6 मंथ्स के गैप में कोई भी सेल या परचेज हो रहा है डिबेंचर्स का, तो जितने टाइम पीरियड के लिए कोई भी डिबेंचर होल्डर उसको होल्ड करता है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट उसे मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन में, 31 अगस्त में मिस्टर ए मिस्टर बी को अपने 1000 डिबेंचर्स दे देता है। यानी कि बी ने क्या करा, परचेज किया किससे, मिस्टर ए से, उसकी 1000 शेयर जिनकी वैल्यू एट द रेट 100 ईच थी। और ये डिबेंचर्स थे 10% 1000 डिबेंचर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 मंथ्स का टाइम पीरियड जहाँ पे होल्डर कौन था, डिबेंचर्स होल्डर मिस्टर ए, और ये 1 मंथ वाला ये कौन था, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए जब सेल कर रहा है तो वो बोलता है मिस्टर ए से कि जो वैल्यू आ रही है 1000 इंटू 100 करके 1 लाख की, मैं इतनी अमाउंट ही नहीं लूँगा, मुझे चाहिए इंटरेस्ट की वैल्यू। इंटरेस्ट कब मिलेगा, 30 सितंबर को। और ये बात कब कर रहे हैं हम, 31 अगस्त में। अब इसे चाहिए इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का, 5 महीने का, कि भाई 5 महीने मैंने भी तो होल्ड करे थे ना ये वाले डिबेंचर्स, तो मुझे इसका भी इंटरेस्ट चाहिए। तो बी जो वैल्यू पे करेगा मिस्टर ए को, एक तो वो करेगा 1 लाख, और वो क्या करेगा, वो पहले से ही अभी डिबेंचर्स के इंटरेस्ट अलॉट नहीं करे कंपनी ने, लेकिन फिर भी वो उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेगा और उसको देगा मिस्टर ए को। अब ये हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 1 लाख डिबेंचर्स 10% के रेट पे और 5 महीने की होल्डिंग, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 4167। अब जो बी मिस्टर ए को टोटल वैल्यू देगा वो हो जाएगी 104167। लेकिन जब ये 30 सितंबर आएगी, अब कंपनी को क्या पता बीच में कितना सेल या कितना परचेज हुआ है, वो तो ये देखेगी ना कि इंटरेस्ट अलॉट करने के टाइम पे मेरा होल्डर कौन है, डिबेंचर्स होल्डर, तो वो है मिस्टर बी। तो कंपनी क्या करेगी, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट किसको दे देगी, मिस्टर बी को। और पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5000। क्लियर। अब ये सारी जो अमाउंट है ये 31 अगस्त को मिस्टर बी पे कर रहा है मिस्टर ए को, तो उसने इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी दे दी। अब 30 सितंबर में वो कंपनी क्या कर रही है, कितने पैसे दे रही है मिस्टर ए को, 5000। किस चीज़ के हैं पैसे, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट के 5000 रुपये जब मिले हैं, जब उसने ऑलरेडी वो परचेज़ कर लिया और कंपनी ने क्या करा, 30 सितंबर में इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। अब बी के पास कितने आए, 30 सितंबर में 5000, लेकिन उसने क्या करा, 31 मार्च को पहले ही इस 5000 में से ये अमाउंट मिस्टर ए को दे दी। तो उसके पास बचा कितना, बेसिकली 833 रुपीज़ का 1 मंथ का इंटरेस्ट मिस्टर बी को मिला। इसकी ही हमने जनरल एंट्री पास की थी कि 31 अगस्त में मिस्टर बी क्या एंट्री पास करेगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट के पैसे दिए, उसने इंटरेस्ट के पैसे दिए, और फिर कितने टोटल पैसे दिए टू बैंक अकाउंट, कितना गया, इतना आउटफ्लो हो गया हमें। और 30 सितंबर को जब कंपनी जब कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट अलॉट कर रही है, तो वो कितने कर रही है, 5000 डायरेक्ट किसके अकाउंट में डाल रही है, मिस्टर बी के। अब इसकी हम जनरल एंट्री लिख लेते हैं। फर्स्ट, फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, जो चीज़ हम परचेज करते हैं उसे क्या लिखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और उसके बदले हमने पैसे कितने दिए, टू बैंक, और ये किस पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट पर। नेक्स्ट क्या होगा, फॉर परचेज ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली हम इंटरेस्ट भी तो परचेज कर रहे हैं जिसका हम पैसे दे रहे हैं उसे, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक।
और इसमें अमाउंट कौन सी आएगी हमारी, इंटरेस्ट की, जितने मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात हो रही है वो ये वाली कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात हो रही है कि हम इस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूड है यहाँ पर इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, इंटरेस्ट हटा दिया हमने यहाँ से। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकर्स कमीशन, और ये किस पे कैलकुलेट होगा, ऑन परचेज प्राइस। इसमें हम प्लस करेंगे टैक्सेस, ड्यूटीज, लीगल एक्सपेंसेस, और ये हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, ऑन परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। और इसके बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है इन्वेस्टमेंट की, वो क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट। तो ठीक है, फिर इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो लिखते हैं एग्जांपल 1, एक्स परचेज इन्वेस्टमेंट इन 14% गवर्नमेंट बॉन्ड्स on 1st Feb 2023 for rupees 98 each, कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है इसमें, जिसकी फेस वैल्यू है रुपीज़ 20,000। इंटरेस्ट डेट भी हमें गिवन है कि इंटरेस्ट कब कब दिया है कंपनी ने, एक तो 30 सितंबर में दिया है और दिया है 31 मार्च में। ब्रोकर्स का कमीशन भी है 5% और स्टैम्प ड्यूटी 1%। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2022 को क्या मिल रहा है, कंपनी अलॉट कर रही है इंटरेस्ट, 31 मार्च को इंटरेस्ट प्रोवाइड हो रहा है, और एक हो रहा है यहाँ पे 1 फैब में मिस्टर एक्स ने परचेज किया इन्वेस्टमेंट। मिस्टर एक्स ने कितने की परचेज की, 14% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं 1 फैब 2023 में फॉर 98 ईच कम इंटरेस्ट, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 20,000। तो इस फेयर वैल्यू से क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। फेयर वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100, तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए 200, यानी कि ये जो वैल्यू निकली होगी 98 ईच पे, तो ये 200 डिबेंचर्स पे निकली होगी। तो वैल्यू जो आई हमारी वो 200 इंटू 98 आई, जो कि कितनी हो गई 19600। ये क्या है हमारी परचेज वैल्यू। अभी वैल्यू हमारी जब भी तो आई जब हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका था, यानी कि इसमें इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड होगा। तो हमने देखा था कि अभी हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, जो कि कितना हो गया 19600,
क्या माइनस करेंगे इसमें से अब हम? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? ये जो टाइम पीरियड था 4 मंथ्स का और ये जो टाइम पीरियड है 2 मंथ्स का, तो एक्स को कितना मिलेगा? 2 मंथ्स का। लेकिन अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अपना परचेज प्राइस कॉस्ट, तो यानी कि ये 4 मंथ्स वाला जो मिस्टर एक्स को पे करना है हम वो कैलकुलेट करेंगे। और वो कितनी वैल्यू पे आएगा हमारा? हमेशा इंटरेस्ट हमारा फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, यानी कि 200 इंटू 100 इंटू 14% के हमारे थे इंटू 4 मंथ्स, तो ये जाएगा 933। और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो 18667 आएगी। और ये वैल्यू क्या है हमारी? परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को हटाने के बाद। इसमें अब हम क्या प्लस करेंगे? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज है हमारा 5%, और ये हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? कम इंटरेस्ट वाली वैल्यू पे, यानी कि 19600 मल्टीप्लाई 5%, तो ये आ जाएगा हमारा 980। और क्या प्लस करते हैं हम? स्टैम्प ड्यूटी। क्वेश्चन में हमारे स्टैम्प ड्यूटी दे रखी थी हमें 1%, और स्टैम्प ड्यूटी किस पे कैलकुलेट होती है हमारी? एक्स इंटरेस्ट वाले प्राइस पे, यानी कि 18667 मल्टीप्लाई 1%, तो ये कितना हो जाएगा? 187। और 19834 ये आएगी हमारी कॉस्ट। अगर हम देखें इसकी जनरल एंट्री पास ऑन करके, हमारी पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमारी कॉस्ट पे। कॉस्ट हमने अभी निकाली थी 19834, और नेक्स्ट क्या परचेज करा हमने? इंटरेस्ट। कितने टाइम पीरियड का? 4 मंथ्स का, और वो हमने कैलकुलेट करा था 933। इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल हमारा ख़त्म होता है। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल 2, मिस्टर जी परचेज 16% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 15th November 2022 from Mr. S for 102.5 each, कम इंटरेस्ट इंक्लूड है इसमें, जिसकी फेस वैल्यू है ₹25,000। इंटरेस्ट की डेट दे रखी है हमें 30 सितंबर और 31 मार्च ईच ईयर। ब्रोकर्स का कमीशन दे रखा है हमें 3% और टैक्स दे रखा है हमें 6%। तो इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। क्या दे रखा है? 16% गवर्नमेंट बॉन्ड्स से 15 नवंबर 2022 को परचेज करें किसने? मिस्टर एस ने। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, और यहाँ पे हमें 30 सितंबर में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है? 15 नवंबर में मिस्टर एस ने मिस्टर जी से डिबेंचर्स खरीदे। अब वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे फेयर वैल्यू के थ्रू। फेयर वैल्यू कितनी होगी? 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए हमारे? 250। तो मिस्टर एस ने कितने डिबेंचर्स लिए? 250 एट द रेट 102.5। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था हमारा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, और वो कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई 102.5,
जो कि आएगा 25625, और उसमें से हम क्या माइनस करते हैं हमेशा, इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट कितना माइनस करना है यहाँ से, इतने पीरियड का, यानी कि 1.5 मंथ्स, और हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 4.5 मंथ्स। तो हम इस चीज़ को तो लेते ही नहीं है, हम किस चीज़ को लेंगे, 1.5 मंथ्स वाले इंटरेस्ट को। तो हम क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाई 12, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट का रेट कितना था हमारा, 16%। तो ये आ जाएगा हमारा 500, माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 25125, और ये क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। फिर हमें दे रखा था ब्रोकर कमीशन, थ्री परसेंट, और वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू पे 3% गिवन था। तो 25625 मल्टीप्लाई 3%, तो 769 आ जाएगी हमारी वैल्यू। फिर दे रखा था टैक्स 6%, और वो किस पे करते हैं हम, एक्स प्राइस पे, एक्स इंटरेस्ट पे, 25125 का 6%, ये कितना हो जाएगा 1508। तो टोटल कितना है 27402, ये हो गई हमारी कॉस्ट। और अगर अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, तो पहली जर्नल एंट्री हमने करी इन्वेस्टमेंट परचेज की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कॉस्ट पर, कॉस्ट क्या है 27402। और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट परचेज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहा था हमने 500, तो ये हो जाएगी 500। ये जो जनरल एंट्री पास करी है हमने, ये किसकी बुक्स में करी है, जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर जी, यानी कि जिसने परचेज करी है। यहाँ पे भी किसने परचेज करी थी, मिस्टर जी ने। एस तो सेल कर रहे हैं ना, परचेज मिस्टर जी ने करी थी, ओके। तो जिस बंदे ने परचेज करी, ये तो हमने उसकी बुक में एंट्रीज कर दी, लेकिन जिस बंदे ने सेल करी होगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी तो कोई ना कोई जनरल एंट्रीज आएंगी हमारी। तो इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एस, जिसने सेल करी थी, तो वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक प्राइस कैलकुलेट करेंगे जो उसको रिसीव होगा। तो वो कैसे करेंगे हम, सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट, कितने के थे 250 थे, 102.5 में थे, तो 25625 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा था 500 का था, ये आई थी हमारी सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट। अब क्या था, ब्रोकर्स कमीशन, कितने 3%, और किस अमाउंट पे, इस पे 25625 मल्टीप्लाई 3/100, ये कितना था 769। अब क्योंकि ब्रोकर्स कमीशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, प्लस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बंदा सेल कर रहा है। सेल करने के बाद क्या होता है, वो अपना इंटरेस्ट सेल कर रहा है, और ब्रोकर्स का कमीशन भी हम इसलिए माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब अमाउंट देने के बाद ही उसके पास कितना अमाउंट बचता है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने ब्रोकर्स का कमीशन माइनस करते हैं कि उसने कितना कितना अमाउंट चीज़ों को पे कर दिया, इतना 500 इंटरेस्ट का दिया, ब्रोकर्स को इतना कमीशन दिया, और तो उसके बाद उसके पास कितना बचा है यहाँ पे 24356। यहाँ पे हम टैक्स नहीं लेते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि सेलर, जो बंदा सेल करता है वो टैक्स नहीं देता, जो बंदा परचेज कर रहा है, जिसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब अल्टीमेट टाइम पर जिसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो टैक्स पे करेगा। तो जिस बंदे ने सेल किया उसके पास जो अमाउंट आई वो होगी 24,356,
और ये अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इसे कितने पैसे मिले थे, इतने 24,356, किसको सेल करके, इन्वेस्टमेंट को। तो ये बन जाएगी सेल करने वाली एंट्री, और उसने अपना इंटरेस्ट भी सेल किया था और वो था 500। तो ये बनेगी जनरल एंट्री मिस्टर एस के अकाउंट्स में। इसी के साथ ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बाकी इसके अभी अकाउंट्स बनाने डिबेंचर्स के और शेयर्स के ट्रीटमेंट अभी बाकी है। तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।